Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पोएम नंबर 1 जिसका नाम है दी रेन। अब दी रेन में हमने सबसे पहले जो डिस्कस करनी है चीज़ें वो क्या हैं कि इस पोएम के अंदर हम क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले नोट कर लें, लिख लें, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हमने देखना है इसकी रीडिंग करनी होगी। रीडिंग करने से पहले हम इसके डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स को। उसके बाद इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर स्टैंजाज की जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करेंगे और इसके फ़ौरन बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर्स को। और पोएम्स में से पेपर के अंदर क्या आ सकता है, सबसे पहले आपको इस चीज़ का तारुफ होना चाहिए कि बुक 3 के 2 पार्ट्स थे। पार्ट 1 में प्लेज और पार्ट 2 में क्या हैं, पोएम्स हैं। और पोएम्स टोटल कितनी हैं, 20 हैं। और जो पहली पोएम है इसका नाम है दी रेन। अब दी रेन जो पोएम है इसके अंदर हमने क्या चीज़ें सीखनी है, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा। पोएम नंबर 1 से लेकर पोएम नंबर 20 तक इसमें पेपर में जो चीज़ें आती हैं हमने पहले लेक्चर में डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आज फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। सबसे पहले इसके जो है ना 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 में से आपने 6 करने होंगे, यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इसके टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे और आपने कितने करने होंगे, 4 करने होंगे, इनके 8 नंबर के। उसके बाद दूसरी चीज़, यानी कि जब आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम पर स्टैंजा 1 होगा, स्टैंजा 2 होगा, तो एग्जामिनर कोई भी उस पोएम में से सवाल आपसे पूछ सकता है। वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और टोटल पेपर में कितने आएंगे, 6, और आपने कितने करने होंगे, 4। और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स इसके कितने हो जाएंगे, 8। उसके बाद हम जंप करते हैं कि इस क्वेश्चंस के अंदर से हमारे पास स्टैंजा आएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या थे, क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, स्टैंजा आएगा। स्टैंजा जो होगा बेसिकली पोएम्स में से जो आएगा वो 5 नंबर का होगा, यानी कि इसका मतलब है कि हम 8 नंबर की और 5 नंबर की इसमें तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पोएम्स में से आप देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें से 10 जो होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं, और पोएम्स के अंदर से भी कितने सिनोनिम्स आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। तो यूँ समझें कि 3 सिनोनिम्स भी आपके इसमें से आ सकते हैं पोएम्स में से। तो आपके इनके टोटल ये कितने मार्क्स हो गए, 8, 5 + 3, यानी कि अगर आप देखें तो 13 नंबर ये बनते हैं और 16 नंबर इनके, तकरीबन 16 नंबर के लिए हमने क्या करना है, पोएम्स को पढ़ना है। और हमने 16 नंबर कैसे, इनके यहाँ पे ज़्यादा जो आपके मार्क्स हैं वो एक टेक्निक्स के साथ टेक्निकल अंदाज में हमने हासिल करने होते हैं। यहाँ पे 20 पोएम्स के हर स्टेंजे को याद करना, तैयार करना, वो नहीं। आपने एक कॉन्सेप्ट लेना होगा, उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना होगा, उसके मुताबिक आपने क्या करना होगा, अपनी चीज़ों को कंपोज करना होगा, अपनी चीज़ों को लिखना होगा, समझना होगा। तो ये चीज़ें होप्स हो कि आपको समझ आ गई होंगी। इससे ये भी आपको समझ आ गई होगी कि हर पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो किन किन चीज़ों को जहन में रखेंगे। सबसे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को जहन रखेंगे कि इस पोएम में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 2 हमने कौन सी चीज़ याद रखनी है कि इस पोएम में से पेपर में स्टैंजा आ सकता है। नंबर 3 जो हमने चीज़ याद रखनी है कि इन पोएम्स के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके पेपर में सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 चीज़ें हमने ये रखी। और बाज़ बात कोई ना कोई आपसे ना इस पोएम में से MCQs भी पूछ लिया जाता है, यानी कि MCQ से बना, यानी कि जिस तरह सिनोनिम्स आपके होंगे इसी तरह कोई MCQs भी 2-4 नंबर का हो सकता है। तो अगर मैं उसको फ़र्ज़ करें 1 नंबर का देता हूँ या उसका, तो ये तकरीबन 17 या 18 नंबर का आपका तकरीबन जो है ना हम पोएम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये 4 चीज़ें आ गई हैं। हर पोएम के अंदर आपने इन 4 चीज़ों को क्या करना है, मद्देनज़र रखना है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनोनिम्स, कि पोएम को पढ़ने से पहले इसके सिनोनिम्स, आपको मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स बता दिए जाए ताकि जब पोएम हम पढ़ें उसकी रीडिंग करें तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। अब देखें सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा हुआ है रिच लीव्स। क्या लिखा हुआ है, रिच लीव्स। आप इसका मतलब बता सकते हैं प्लीज़ कि रिच लीव्स से क्या मुराद है। रिच लीव्स, रिच का मतलब होता है अमीर, लीव्स का मतलब होता है पत्ते। अब यहाँ पे आपने देखना होगा कि रिच से मुराद अपील, इनके वेल्दी हम कहते हैं, दौलतमंद जो लोग होते हैं, वेल्दी पीपल, ठीक है, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। लेकिन जहाँ पे रिच लीव से मुराद यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, अपर लीव्स, ऊपर वाले पत्ते।
अपर लीव्स भी कह सकते हैं, और थिक लीव्स, घने पत्ते, थिक लीव्स, और इसके लिए आप डेंस लीव्स भी कह सकते हैं। और अगर आपका इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें रिच, तो आपको वेल्दी वर्ड मिलेगा, एफ्लुएंट वर्ड मिलेगा, एबंडेंट मिलेगा, ठीक है, प्लेंटीफुल वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 3 काफ़ी हैं, बाकी आपने खुद से क्या करने होंगे, सर्च करने होंगे। उसके बाद आ जाता है फॉरवर्ड लीव्स, यानी कि ये पोइट जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है पोएम के अंदर, उसमें से सिनोनिम्स आपको बताए जा रहे हैं। फॉरवर्ड लीव्स, अब फॉरवर्ड लीव्स से मुराद बेसिकली क्या होता है, गरीब पत्ते। अब देखें फॉरवर्ड गरीब पत्ते बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब क्या हुआ इसका, जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो घने पत्ते होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, पानी जब बारिश का पड़ता है तो उन पे ज़्यादा पड़ता है, और फिर वो जब वेट हो जाते हैं, बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद जो तर हो जाते हैं, जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो जो पानी, थोड़ा सा पानी जो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो जब उनको थोड़ी चीज़ मिल रही है तो इसकी वजह से क्या कहा जा रहा है, फॉरवर्ड लीव्स। तो फॉरवर्ड लीव्स से मुराद आप क्या कर सकते हो, लोअर लीव्स, लोअर लीव्स। उसके बाद थिन लीव्स, थिन लीव्स, और मज़ीद आप इसको दे सकते हो, लोअर लीव्स हो गया हमारे पास, थिन लीव्स हो गया, उसके बाद वीक लीव्स भी आप कह सकते हो इनको टू सम एक्सटेंट, ठीक है जी। और ये बेसिकली वो वर्ड्स आपको लिखवाए जा रहे हैं जो बाज़ का पेपर्स में आपके सिनोनिम्स के तौर पर आ जाते हैं। उसके बाद जंप करते हैं बीनीथ। अब बीनीथ से मुराद क्या है, नीचे। तो इसका तो आपको मेरे ख्याल में वर्ड बोलते ही आपको पता चल जाता होगा कि बीनीथ के जो वर्ड्स हैं वो कॉमन है, अंडर है, बिलो है, और अंडरनीथ भी वर्ड होता है, अंडरनीथ। दीज आर द वर्ड्स इन विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द वर्ड बीनीथ, ठीक है। बीनीथ का मतलब हो गया नीचे, तो इसका मतलब है कि लोअर लीव्स, नीचे वाले पत्ते, उनके ऊपर जब पानी पड़ता है वही कतरा कतरा पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वालों की तो ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन जो नीचे वाले पत्ते हैं वो उनको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो इसलिए उनके लिए वर्ड यूज़ किया पोएट ने, फॉरवर्ड लीव्स प्लस आगे बीनीथ। उसके बाद बड़ा खूबसूरत वर्ड है स्वीट नॉइज़। अब स्वीट नॉइज़ से मुराद क्या है, मीठा, स्वीट होता है ना मीठा, शीरीं। नॉइज़ से मुराद क्या है, आवाज़, ठीक है। वैसे नॉइज़ होता है शोर। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपने देखना है स्वीट नॉइज़ से मुराद क्या है, इनके खुशकुन हम इसको कह सकते हैं, खुशकुन शोर। तो इसके लिए जो हम वर्ड्स हम लिखेंगे बेसिकली, इसके वर्ड्स आप लिख सकते हैं प्लेजेंट साउंड, प्लेजेंट साउंड, प्लेजेंट साउंड हम लिखेंगे। और उसके बाद हम इसके वर्ड एक लिख सकते हैं, सॉरी, मेलोडी। मेलोडियस भी वर्ड यूज़ किया जाता है, और मेलोडी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स बेसिकली विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द सिनोनिम ऑफ स्वीट नॉइज़, ठीक है। प्लेजेंट साउंड, नॉइज़ साउंड को शो करता है, और स्वीट किस चीज़ को शो करता है, प्लेजेंट को। उसके बाद मेलोडी, मेलोडियस एट्सेट्रा, दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड द एज सिनोनिम्स ऑफ स्वीट नॉइज़। उसके बाद वंडरस, हैरान कुन, चमक, ठीक है। उसके लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप शाइनिंग, बीमिंग, और मज़ीद आप यूज़ कर सकते हैं ब्राइट। ये वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं किसके सिनोनिम्स के लिए, वंडरस के लिए, राइट। उसके बाद आ जाता है लवली। लवली का आप यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, कलरफुल। These words can be used for the word lovely, right? उसके बाद आप इसको मज़ीद आप देखें तो वंडरफुल लफ्ज़ यूज़ भी कर सकते हैं, वंडरफुल। उसके बाद आज द वर्ड साइट। साइट का मतलब क्या होता है, मंजर, नज़ारा। तो इसका आप लिख सकते हैं व्यू, और इसका मज़ीद आप लिख सकते हैं सीन। व्यू लिख सकते हैं, सीन लिख सकते हैं, और एक वर्ड बाज का होता है क्या, विजन। तो वो भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, विजन, right? So these are the basically words which you have to keep in your mind while understanding this poem. ये सिनोनिम्स हैं, और बाज़ का इन्हीं में से पेपर में भी कोई ना कोई आ सकता है। तो आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब आप पोएम्स की रीडिंग हम करेंगे तो ये वर्ड्स आपके जहन में होने चाहिए, ताकि आपको फ़ौरन से
जब भी कोई वर्ड बोला जाए तो आपको फ़ौरन क्लिक कर जाए। जब क्लिक कर गया तो आपको समझ आ जाएगी, जब समझ आ गई तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद अभी मैं मूव करूँगा किसकी तरफ, स्टैंजा की तरफ, कि स्टैंजा को कैसे हमने एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको चीज़ें पहले से बता दी जाएँ। जब हम पोएम्स को डिस्कस करें तो आपको फ़ौरन पता चल जाए इस स्टैंजा में हमने क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और दूसरे स्टैंजा में हमने कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, स्टैंजा की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि पॉइंट्स देखें 20 हैं, उनमें से एक स्टैंजा आएगा, वो कितने नंबर का होगा, सिर्फ 5 नंबर का। तो आपने वो टेक्निक्स अभी बताने जा रहा हूँ कि स्टैंजा को अटेम्प्ट कैसे करना है, कि हम 5 में से मैक्सिमम नंबर ले लें। तो वो कैसे ले सकते हैं, देखें। सबसे पहला मैं लिखता हूँ वर्ड स्टैंजा, राइट। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है इसका रेफरेंस, नंबर 2 इसका है कॉन्टेक्स्ट, नंबर 3 इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन। ये 3 चीज़ें आपने क्या करनी होंगी, हमेशा के लिए जहन में रखनी है जब आपने स्टैंजा की बात करनी है। अक्सर ये देखा गया है कि बता के, पढ़ा के, समझा के जब स्टूडेंट्स को स्टैंजा दे दिया जाता है कि इसको आप क्या करें, अटेम्प्ट करें, इसको लिखें, तो वो फिर सिर्फ उन लाइंस के ऊपर फोकस करते हैं। ये 2 चीज़ें अक्सर वो भूल जाते हैं। अब रेफरेंस से मुराद क्या है, रेफरेंस से मुराद बेसिकली क्या है कि इसमें आपने किस चीज़ को मेंशन करना है, पोइट को और पोएम को। जिस तरह आप कह सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। आगे आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में दी रेन, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद बाय W.H. डेविस, राइट। सो इट मीन्स कि हमने किस चीज़ का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे रेफरेंस हमारे पास हुआ है द रेन का और पोइट का। तो ये बेसिकली मार्क्स रखता है इनकी, इसका आपको एक नंबर मिलेगा, राइट। तो अगर ये चीज़ मिस कर देते तो आपका काम ख़राब हो गया, राइट। तो दीज लाइन से मुराद है कि जो लाइन्स स्टैंजा की दी हुई है पेपर में, आपने क्या कहा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। फिर आपने बताया कि पोएम का नाम कौन सा है, दी रेन। इसको इन्वर्टेड कामस में लिखना है, डबल कामा आपने दी रेन के आगे पीछे डालने हैं। उसके बाद आगे राइटर का आपने नाम लिख देना है। इतना लिख देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी मजीद आपने, ठीक है। इतना ही जहन में रखना है आपने। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली जेस्ट, दूसरे थीम आप कह सकते हैं, मरकज़ी ख्याल कह सकते हैं। इनकी जो पोइट है उस पोएम में वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, ये आपके लेवल की बात कर रहा हूँ। यानी कि जब मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो इसकी चीज़ें भी चेंज होती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस पोइट के अंदर पोइट क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो उस मैसेज को आप किसमें क्या क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, राइट। उसके बाद आ जाती है बात किसकी, एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में बेसिकली क्या होता है, जो गिवन लाइन्स होंगी, इनके लाइन 1 2 3 4 5 लाइन्स दी हुई है, फ़र्ज़ करें जो भी लाइन्स में, उन लाइन्स में पोइट क्या कहना चाह रहा है, तो वो आपने उन लाइन्स में क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। आई थिंक मेरा लेक्चर यहाँ पे इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। तो हमारी इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।